डेट आज 1 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, संस्कृति मंत्रालय का। इसमें 14.53 लाख आर्टिस्ट और आर्टिजन का डेटा तैयार किया जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होगा। जैसे मान लो आप इंडिया या वर्ल्ड मैपिंग करते हो कि कौन सा प्लेस कहाँ पे पता होता है, ऐसे बस इंफॉर्मेशन होगी इस पे, डेटा की सारी डेटा होगा। कितने आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया में, कौन सी कल्चर फॉलो करते हैं, कौन सी आर्ट फॉर्म, कौन से रिसोर्सेज गैदर किए हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, ये सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक आदमी अपनी जो इनकम है, अपना जो भी उसके पास कैश है, उसमें से कितना हेल्थ के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए खर्च करता है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका। जैसे मान लो 100 रुपये कमाता है तो वो 100 रुपये में से कितना खर्च कर रहा है अपनी बीमारी के लिए, डिसीज के लिए। मान लो 40 रुपीज़ कर रहा है या 60 कर रहा है तो 60% हो गया। तो ऐसे निकालते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इसका अभी नया डेटा आया है। इस डेटा में सामने ये आया है कि 2013-14 में पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर था वो 64.2%, यानी कि एक आदमी जितनी इनकम है उसकी उसकी अपनी इनकम की 64.2% हेल्थ पे खर्च कर देता था। लेकिन अभी ये कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, कम डाउन। 2017-18 में ये 48.8% हो गया है ये एक्सपेंडिचर घट के। अगर रुपीज में देखें 2013 से लेकर 2017 के बीच में, तो 2013 में 2336 रुपये खर्च करता था आदमी, और ये 2057 में ये डिक्लाइन हो गया है इतना। यानी कि इतना याद रखना आपको, देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है पहले से, ना कि बढ़ा है। तो इतना याद रखोगे बस। इसमें घटा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। ये नेशनल हेल्थ अकाउंट है जो 2014 से 2017 के बीच में ये लगभग 50% ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है डिक्लाइन हो गया है ये खर्चा। तो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं कुछ। गवर्नमेंट का जब खर्चा बढ़ेगा देखो हेल्थ पे, तो तभी लोगों का खर्चा घटेगा। गवर्नमेंट ने खर्चा करना ज़्यादा बढ़ा दिया है, गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। 2013-14 में 1.15% ये खर्च करती थी गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का, लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया है, 1.35% ये खर्च कर रही है हेल्थ पे। हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि इंक्रीज हो गया है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ इसलिए लोगों का घट गया पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर होता है। 2017-18 में ये लगभग 40.8% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, जो कि 2013-14 में 28.6% एक्सपेंडिचर था। यानी कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया है। जब गवर्नमेंट भाई साहब ज़्यादा खर्चा करेगी तो लोगों का एक्सपेंडिचर कम हुआ है। अगर गवर्नमेंट का हम पैसों में देखें तो 2013 में 1042 रुपये खर्च करती थी गवर्नमेंट पर कैपिटा एक आदमी पे, और अब लगभग 1753 रुपये खर्च कर रही है 2017-18 में। तो यही था इसमें। बस इतना याद रखना, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है इसलिए पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो लोगों का घट गया है, डिक्लाइन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हजारा ऑफ अफगानिस्तान। ये देखो ये भी प्रीलिम्स के लिए, ऊपर वाला था वो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये कम्युनिटी है हजारा, एथनिक ग्रुप है, कास्ट है भाई साहब हजारा, अफगानिस्तान में रहते हैं ये हजारा कम्युनिटी के लोग। ये लोग हैं भाई साहब, ये देख सकते हो ये वाले और ये वाले लोग हैं हजारा कम्युनिटी के। ये ऐसा मानते हैं कि जो मंगोल एम्पायर था, मंगोल एम्पायर, ये भाई साहब देखो चाइना दिखाई दे रहा है आपको, चाइना के ऊपर ये है मंगोलिया। ये मंगोलिया में एक साम्राज्य था गंगीज खान का, जिसे चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं। ये गंगीज खान ये था, इनके ही मानते हैं कि इनके ही डिसेंडेंट थे ये हजारा, मतलब इसी के थे पहले, यही पूर्वज हैं गंगेज खान, ये पूर्वज हैं इनके हजारा कम्युनिटी के। 13वीं सेंचुरी में गंगीज खान ने इस पूरे रीजन पे, ये जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, यहाँ कंक्वायर कर लिया था, यहाँ अटैक कर दिया था, युद्ध किया था, यहाँ पे छीन लिया था, कैप्चर कर लिया था यहाँ पे। तो उनकी वजह से जब ये मंगोल इन्वेजन करने आए तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी के लोग रह गए, तो ये उसी के डिसेंडेंट हैं। और ये देखो इनकी जो भाषा है उसको बोलते हैं हजारागी। हजारागी मतलब इनकी डायलेक्ट है, डायलेक्ट मतलब बोली, रीजनल लैंग्वेज होती है ना जो क्षेत्रीय भाषा, उसको बोलते हैं। और ये पर्शियन डायलेक्ट से मेल खाती है, जो पर्शियन है ईरान में जो बोली जाती है पर्शिया, उसी लैंग्वेज से थोड़ा मेल खाती है। नेक्स्ट है तीवा ट्राइब। ये तीवा ट्राइब देखो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, असम और मेघालय में, असम और मेघालय में मिलती है।
ये एक जाति है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आदिवासी लोग हैं भाई साहब। और ये एक त्योहार मनाते हैं, त्योहार का नाम है वानचुबा फेस्टिवल। तो ये वानचुबा फेस्टिवल कौन मनाती है? तीवा ट्राइब। तीवा ट्राइब कहाँ पे मिलती है? असम मेघालय में। इतना बस इसमें याद रखना है। और ये क्यों मनाते हैं इस फेस्टिवल को? गुड हार्वेस्ट के उपलक्ष्य में, जब ये अपनी फसल की कटाई करते हैं तब मनाते हैं। कुछ इस तरह से गोल गोल भाई साहब ये घूमते हैं। अंदर एक देखो ये इसमें सुअर होता है ना, सुअर, पिग, पिग की हड्डी और उसकी खोपड़ी यहाँ पे जलाते हैं। वो इनके भगवान होते हैं पिग, उनकी खोपड़ी जलाते हैं और फिर ये घूमते हैं। ये हैं तीवा ट्राइब के लोग, देख सकते हो आप। ये गाने गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये तीवा ट्राइब देखो, पिग की स्कल, खोपड़ी लेके और उसकी बोन्स लेके, वही इनके डेटी देवता होते हैं और उनकी ये पूजा करते हैं। तीवा ट्राइब को लालुंग भी बोलते हैं। ये मेनली असम और मेघालय में मिलते हैं, लेकिन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ एमपी। एमपी को कैसे सस्पेंड किया जाता है? जो सांसद होते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बना है? पार्लियामेंट में देखो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनको मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। तो ये लोकसभा राज्यसभा में जो एमपी बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, इनको सस्पेंड कैसे किया जाता है ये अभी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि देखो 12 एमपी को सस्पेंड करने का राज्यसभा में ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है चेयरमैन को, रिमाइंडर सेशन के लिए इन्हें सस्पेंड किया जाए। क्योंकि इन्होंने देखो लास्ट सेशन था ना, जब मानसून सेशन चला था, अभी विंटर सेशन चला 29 नवंबर से, 29 नवंबर से विंटर सेशन स्टार्ट हो गया। सेशन का मतलब तो आप जानते हो ना, साल में 3 बार सेशन होता है हमारे इंडिया में। ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा हुआ कि 3 बार होना चाहिए। संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा 2 सेशन का। पहला सेशन चलेगा, दूसरा सेशन जब चलेगा, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक से दूसरे सेशन के बीच में। यानी कि 2 सेशन तो कराना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन कितने दिन सेशन चलेगा, कितने सेशन होने चाहिए, ये नहीं दिया हो संविधान में। ये बस रूल बना लिया हमने कन्वेंशन के द्वारा। तो 3 सेशन कराते हैं। पहला होता है जनवरी से, मतलब फरवरी में होता है, फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक, इसे बोलते हैं बजट सेशन। दूसरा होता है मानसून सेशन, जब मानसून चलता है जून से सितंबर। फिर एक विंटर सेशन सर्दियों में, यानी कि जैसे आप स्कूल जाते हो तब तक फिर छुट्टी पड़ जाती है। तो ऐसे ये भाई साहब पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए जाते हैं एमपी, कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, फिर बीच बीच में इनकी छुट्टी पड़ जाती है। तो जब ये इन पार्लियामेंट जाते रहते हैं, मतलब सेशन चल रहा है, ये बात है। तो ये सेशन है जो अभी मानसून सेशन जब था पहले, तो उसका लास्ट डे पे इन्होंने, कुछ एमपी हैं जो इन्होंने कुछ हुदड़ंग किया था भाई साहब। हुदड़ंग बोलते हैं ना हिंदी में, हुड़दंग बोलते हैं। तो एक तरह से वायलेंट बिहेवियर, हिंसात्मक बिहेवियर, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, सुरक्षा करते हैं ना पार्लियामेंट में, उन पे अटैक कर दिया था, कुछ उन पे मारपीट, हाथापाई हो गई थी। तो मिसकंडक्ट किया था, अनवांटेड बिहेवियर। तो इस वजह से इनको सस्पेंड करने की डिमांड रख रहे हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन है अध्यक्ष, लोकसभा की बात करें तो स्पीकर है अध्यक्ष लोकसभा में। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के। ये रूल नंबर है, देखो पार्लियामेंट में क्या है, कुछ रूल बने हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, जो संविधान में लिखा नहीं हुआ, तो रूल बना लिए कि राज्यसभा लोकसभा कैसे काम करेगी। तो इसकी रूल बुक में जो रूल नंबर 255 है, इसको यूज कर सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। इसके अंदर क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन है जो, वो किसी भी आदमी को, यानी कि एमपी को, अगर वो मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसे बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं पूरे डे के लिए, कि आप भाई साहब बाहर जाइए यहाँ से, आप पूरी अच्छे से सेशन को चलने नहीं दे रहे हो, डिस्कशन नहीं होने दे रहे हो, तो उससे बाहर जाने के लिए इमीडिएटली विथड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, अगर वो कोई डिसऑर्डरली काम कर रहा है, यानी कि कोई मिसकंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कि ये 256 नंबर के रूल से कैसे अलग है। देखो 255 में तो लेसर पनिशमेंट दी जाती है, कम पनिशमेंट, यानी कि एक डे के लिए उसे बोल देते हैं एमपी को, चेयरमैन, कि आप एक दिन के लिए बाहर जाओ, कल से आना। लेकिन 256 में क्या होता है, रिमाइंडर सेशन के लिए, जैसे मान लो अभी विंटर सेशन चला, 29 तारीख को ही किसी को बोल दिया कि आप पूरे सेशन के लिए, मतलब 2 महीने अगर सेशन चलेगा नवंबर दिसंबर, तो पूरे सेशन में आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, तो पूरे सेशन के लिए उसे सस्पेंड कर सकते हैं 256 के अंदर। तो ये रूल ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट क्या है, एटिकेट का मतलब होता है एक तरह से, एटिकेट मतलब मिसकंडक्ट नहीं करना, एक तरह से अनुशासन की तरह, यानी कि जो पार्लियामेंट के रूल हैं वो क्या हैं, ये देखो एमपी जो होते हैं उन्हें कुछ एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, अनुशासन फॉलो करना पड़ता है कुछ। तो ये अनुशासन लोकसभा की रूल बुक में दिए हुए हैं,
और राज्यसभा की रूल बुक में दिए हुए हैं। वो क्या है, पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेंगे जब भी कोई अदर पर्सन स्पीच दे रहा है अपनी, या कोई साइलेंस मतलब मेंटेन करके रखेंगे, कोई मिसकंडक्ट नहीं करेंगे, हाउस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे कोई साउंड निकाल के। या फिर देखो 1989 में ये अपडेट किए थे रूल, कोई बंदा कोई भी मतलब एमपी है जो, वो कोई भी डिस्प्ले नहीं करेगा प्ले कार्ड वगैरह, जैसे प्ले कार्ड लेके जाते हैं ना हाथ में दिखा के प्ले कार्ड दिखाते हैं, विरोध करते हैं, कोई स्लोगन नारा वगैरह साउट नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट को फाड़ेगा नहीं वहाँ पे, और कोई कैसेट वगैरह कोई टैप रिकॉर्डर वगैरह नहीं चलाएगा वहाँ पे जाके गाने चला दे भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। राज्यसभा में यानी कि मेंटेन रखना पड़ता है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं, सेम राज्यसभा में लोकसभा में सेम रूल है दोनों में ये। लेकिन स्पीकर होता है जो और चेयरमैन, तो स्पीकर और चेयरमैन की पावर में कुछ डिफरेंस है। जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो ये 255 नंबर का रूल है लोकसभा और राज्यसभा में, ये तो सेम है कि इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं दोनों, चेयरमैन भी यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन भी और लोकसभा के स्पीकर, ये किसी भी पर्सन को एमपी को जाने के लिए बोल सकते हैं एक दिन के लिए कि आप एक दिन के लिए सस्पेंड हो जाओ यहाँ से। लेकिन जो स्पीकर है वो क्या है, 256 नंबर का रूल है जो, उसमें क्या है, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना वो खुद सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन स्पीकर कर सकते हैं। स्पीकर क्या है, लोकसभा में किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन क्या बोलेंगे, हाउस को बोलेंगे। हाउस मोशन पास करता है, मोशन पास करता है यानी कि एक कागज होता है उस पर सस्पेंशन का ऑर्डर है, ये जब 50% से ज़्यादा जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग वोट कर देंगे तो क्या है वो सस्पेंड हो जाएगा रिमाइंडर सेशन के लिए। तो ये डिफरेंस है दोनों की पावर में। प्रोसीजर यही होता है, चेयरमैन उसका नेम देते हैं हाउस को, कहते हैं भाई साहब इसने डिसरिगार्ड किया है रूल का, इसने उल्लंघन किया है तो इसके खिलाफ मोशन लाया जाए, तब हाउस मोशन पास करता है उसके सस्पेंशन के लिए, और पूरे हाउस के लिए मतलब पूरे जो सेशन है उसके रिमाइंडर सेशन के लिए, यानी कि बाकी का जो सेशन बचा है ना उसे सस्पेंड कर देंगे उस टाइम के लिए, अगले सेशन में आएगा वो। ये हाउस क्या है, अनदर मोशन भी लेके आ सकता है उसका सस्पेंशन टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट का मतलब कैंसिल, रद्द करने के लिए। जैसे मान लो विंटर सेशन में आज कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया पूरे पूरे सेशन के लिए, विंटर सेशन के लिए दिसंबर तक, अगले बजट सेशन में ही आएगा। लेकिन हाउस को अगर बीच में लगा हाँ भाई साहब उसका मिसकंडक्ट टर्मिनेट करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो एक दूसरा मोशन ला के टर्मिनेट कर देंगे, फिर दोबारा वो हाउस में आना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट है कि हाउस ने कौन कौन से इफर्ट किए हैं, मतलब ये जो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पीस वगैरह मेंटेन रहे, डिसरप्शन ना हो। देखो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हमारे, और राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ही। इन्होंने देखो जो अंसारी जी थे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या है कहा कि हाउस में ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। 2013 में उन्होंने कहा कि देखो डेकोरम एक मेंटेन होना चाहिए, जो भी एमपी हैं राज्यसभा के उनका जो राज्यसभा की बुलेटिन होती है ना न्यूज़, उनमें उनका नाम लाना चाहिए, नेमिंग सेमिंग करनी चाहिए, मतलब उनको इन्होंने क्या है डिस्ट्रप्शन किया हाउस में तो उनका नाम एक तरह से शर्मिंदा करने के लिए उन्हें बुलेटिन में देना चाहिए। नेक्स्ट है कि उनका क्या है कि अगर वो बिहेवियर करते हैं डिसऑर्डरली बिहेवियर यानी कि गलत बिहेवियर, तो उनका नाम इंडल्ज होना चाहिए इसमें। और उनकी कोई भी क्या है कि पब्लिक में क्या है ना, कोई भी जो डिसऑर्डर क्या है तो ये विजुअल जो डिसऑर्डर है तो टेलीकास्ट करने से बचना चाहिए, टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। जो सस्पेंशन है एमपी का, ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्या ये जो अनरूली बिहेवियर के लिए एमपी को सस्पेंड किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर के जरिए, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये मतलब सही है? देखो ये सॉल्यूशन है जो अनरूली बिहेवियर का, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार आप सस्पेंड करते रहो, खुद भी एमपी को यह सोचना चाहिए कि भाई साहब डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो लोकतांत्रिक जो नियम है कानून है उनको वो खुद फॉलो करें। ये क्वेश्चन मतलब ये नहीं उठ सकता कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्या है उनके लिए असेंशियल नहीं होना चाहिए कि कंडक्ट कराने के लिए प्रोसीडिंग को वो सस्पेंड ही करें। समझ रहे हो कि इसका मतलब ये है कि वो जो एमपी जो एमपी है मतलब पार्लियामेंट में जो चेयरमैन है, राज्यसभा में, लोकसभा में स्पीकर, उनका काम ये है कि हाउस सही से चले, डिसरप्शन ना हो। उनका मेन काम ये नहीं है कि वो लॉर्ड बन के रह जाएं, कि लॉर्ड ना बने, वो मालिक ना बने, यानी कि एक तरह से वो भगवान का काम ना करें। हाउस को मेंटेन करना, हाउस को सही से चलाना प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है, ना कि उन्हें सस्पेंड करना बार बार। तो
हाउस में पीस मेंटेन रहे, सही से काम हो, सेशन सही से चले, इसे मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पालन हो। नेक्स्ट है कि देखो ये जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है ये एमपी का, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? क्या अभी ये स्टार्ट हो रहा है? देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1963 में, पहला एग्जाम्पल देखने को मिला था, फर्स्ट इंस्टेंस, पहला एग्जाम्पल उदाहरण देखने को मिला था 1963 में। लोकसभा के एमपी ने प्रेसिडेंट भाषण दे रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तब कुछ इंटरप्शन किया था, तब पहली बार देखने को मिला। उसके बाद 1989 में 63 एमपीज को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि ठाकर कमीशन की रिपोर्ट थी, उस पर डिस्कशन चल रहा था, तब डिसरप्शन हुआ था। 2010 में फिर 7 एमपी ने राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है एक मिनिस्टर के हाथों से खींच लिया था, स्नैच कर लिया था, तो 7 एमपी को सस्पेंड कर दिया था उस टाइम पे। तो तब से ये एमपी क्या है, स्लोगन रेज करते हैं, कभी मतलब नारे लगाते हैं, पेपर स्प्रे लेके आते हैं भाई साहब, पेपर मतलब मिर्च वाला स्प्रे होता है, आंखों में डाल देते हैं, या डिस्प्ले प्ले कार्ड वगैरह दिखाते हैं, ऐसे प्ले कार्ड हाथों में लेके। तो ये तब से चलता आ रहा है, ये नोट करके रखना। देखो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास, यानी कि राज्यसभा में एक पावर नहीं होती जो लोकसभा के पास होती है। लोकसभा में ये रूल नंबर 374A है, इसके द्वारा क्या, अगर इसमें कोई मिसकंडक्ट करता है इस रूल के अंदर, तो एमपी ना लोकसभा में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये राज्यसभा के पास पावर नहीं है 374A की, तो ये आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेट थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का मतलब है, देखो ये क्या है, साइंटिस्ट ने क्या है, अर्थ से ऊपर जाएंगे जब, ये ऑर्बिट का मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना, कोई भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं जो, तो ये बांटे हुए हैं। जो लो अर्थ ऑर्बिट है यानी कि 2000 किलोमीटर तक, उसके ऊपर 20,000 किलोमीटर तक ये आ गया मीडियम, 20,000 किलोमीटर तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 20,000 से ऊपर ये लगभग हो जाता है 36,000 के लगभग किलोमीटर के लगभग, ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये लगभग 2000 किलोमीटर तक ये अर्थ के ऊपर सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं। एक कंपनी है वन वेब नाम की, ये क्या है, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में इसने सैटेलाइट भेजे, लेकिन कुछ इसके सॉफ्टवेयर फेल हो गए, इसलिए न्यूज में आया। इसने 1200 किलोमीटर की दूरी पे ये लॉन्च किए, 11 बार लॉन्च किए, लगभग 358 सैटेलाइट भेजे। ये भाई साहब ऐसे सैटेलाइट वगैरह हैं अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 1200 किलोमीटर में ये घूम रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट हो गया 2000 किलोमीटर से नीचे। तो ये घूम रहे हैं किस लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। अभी क्या है, जैसे जो इंटरनेट सर्विस जैसे आती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर दूर, अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर लगभग ये सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनसे आती है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट से आएगी, तो इनसे बहुत फायदे होते हैं, वो जानेंगे अभी हम। ये वन वेब कंपनी है, ये एक ईएस से है, ये क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी है। सनराइज प्रोग्राम है इसका एक, उसके अंदर ये वन वेब ने मिलके, एक कंपनी है एस्ट्रोस्केल कंपनी ने मिलके इसके साथ भेजे थे। वन वेब और एस्ट्रोस्केल कंपनी ने, ये प्रोग्राम है इनका वन वेब प्रोग्राम, लो अर्थ ऑर्बिट इंटरनेट प्रोग्राम। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन ऑपरेटर के लिए ये सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। इन्होंने अभी ये इंप्लीमेंट किया है कुछ देशों के लिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, ये यूएसए का पार्ट है अलास्का, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे ये है अलास्का, यूएसए का ही पार्ट है। और नदर्न यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सी और कनाडा, ये भाई साहब कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, ये यहाँ पे आर्कटिक सी है, ये नदर्न यूरोप है। इसके लिए ये चालू किया, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह भेजे, और ये 5 से 50 सर्विस देंगे इसमें, और लगभग 50 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर बियॉन्ड, ये देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड है भूमध्य रेखा, ये 23.5, यहाँ पे लगभग 50 डिग्री है, 50 डिग्री लैटिट्यूड, तो इससे ऊपर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये। इसमें देखो बेनिफिट क्या होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट के। देखो जो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजे जाते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं, और ये 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं अर्थ से। तो ये जो सिग्नल भेजते हैं वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि कम दूरी पे जल्दी सिग्नल आ जाता है, तो फास्टर स्पीड होती है इंटरनेट की, फास्टर सिग्नल होता है इसका। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं इसके, क्योंकि देखो जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है, चैलेंजेस का मतलब है चुनौतियाँ। कुछ चुनौतियाँ क्या हैं, कुछ हर्डल्स, बाधाएं हैं, कि ये क्या है 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे घूम रहे हैं, यानी कि अर्थ का ये एक चक्कर लगा लेते हैं 90 से 120 मिनट में। लेकिन इससे क्या है, जो इंडिविजुअल सैटेलाइट हैं वो
ये शॉर्ट पीरियड में एक ट्रांसमिट करते हैं ये सिग्नल। लेकिन होता क्या है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, इनसे क्या है शॉर्ट पीरियड में भेज देते हैं सिग्नल। लेकिन क्या है, सिग्नल जैसे हाई अर्थ ऑर्बिट में, जैसे ये अर्थ है, ये हाई अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं सैटेलाइट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो हाई अर्थ के सैटेलाइट के जो सिग्नल है उनको ये इंटरप्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में आ जाते हैं हर्डल्स, एक तरह से बाधा बन जाते हैं, हर्डल्स बन जाते हैं। क्रिटिसिज्म है इनकी, कुछ बुराइयां हैं। बुराइयां क्या हैं, यही हैं, देखो पहली बुराई तो यही है कि जो कंट्री है, पहले देश क्या है मेंटेन करता है इंटरनेट की सर्विस, अब ये कंट्री से जा रही है कंपनीज पे, क्योंकि वन वेब कंपनी तो है। अब कंपनी जब प्रोवाइड करेगी इंटरनेट सर्विस तो भाई साहब इनका रेगुलेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो देखो एक देश से दूसरे देश में सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो सारे देश की अलग अलग भाई साहब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनको रेगुलेट करना एक ये बड़ी चैलेंजेस टास्क है। तो कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इनका, यानी कि कंपनीज को वेरियस कंट्रीज से रेगुलेट करना, नियम बनाना, अलग अलग तरीके से कंट्री नियम बनाएंगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सेटेलाइट क्या है, समटाइम ऐसा होता है जब नाइट स्काई में जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, मतलब वैज्ञानिक वगैरह, वो सिग्नल रिसीव कर रहे होते हैं, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आती है अर्थ पे, उसको सिग्नल रात में जो अचीव करते हैं यानी कि रिसीव करते हैं, वो कभी कभी क्या है कि इनसे टकरा जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट से, तो ये इंटरप्शन हो जाता है। सेटेलाइट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को भी इंटरप्ट करते हैं ऑर्बिट करते टाइम, और कभी कभी स्पेस जंक की तरह काम करते हैं, ये टकरा जाते हैं भाई साहब, कोलाइड कर जाते हैं स्पेस क्राफ्ट, ये भी नुकसान होता है। पोटेंशियल क्या है इनका, पोटेंशियल ये है लो अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट है जो, ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं फाइबर और स्पेक्ट्रम सर्विस के अपेक्षा, क्योंकि देखो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं शहरों में या गाँव में, लेकिन कुछ ऐसे शहर हैं और गाँव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज, पहाड़ी इलाके, वहाँ पे भाई साहब ये सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि केबल बिछा के ले जाओ, पहाड़ है 5-6 किलोमीटर ऊंचा, तो उस पर केबल लेके जाओ, तो ये बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे एरियाज में इंटरनेट सर्विस लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट के जरिए पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाता है। और मिलिट्री यूनिट के लिए भी, जो मिलिट्री तैनात होती है, मान लो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, जैसे मान लो नेवी है, नेवी भाई साहब समुद्र में देती है, मान लो इंडियन नेवी है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये अब उन नेवी को लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही कठिन हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के केबल के जरिए, तो इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में अगर सर्विस दी जाएगी तो आसान होगी ये। तो इस तरह से मिलिट्री के लिए और रिमोट एरियाज के लिए आसान हो जाता है। क्या कोई ऐसा और भी कंपनी ने प्रोजेक्ट चलाया हुआ है वन वेब की तरह? दूसरी कंपनी भी है, एक है स्टारलिंक कंपनी, ये एलोन मस्क की है, ये मालिक है कंपनी का, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है। स्पेस एक्स कंपनी ने स्टारलिंक नाम से प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज रहा है, लगभग 1385 सैटेलाइट ये भेजेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफगानिस्तान, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज में, इसलिए क्योंकि देखो ड्रग का क्या है मेजर सोर्स है तालिबान के लिए, तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हथिया ली, अब तालिबान का रूल है अफगानिस्तान में, तो तालिबान के लिए जो मेन इनकम का सोर्स है वो है ड्रग, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा पॉपी कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती होती है भाई साहब। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग 37% इंक्रीज हो गया है लैंड अफगानिस्तान में ये इलिसिट कल्टीवेशन के लिए, ओपियम पॉपी का, मतलब जो अफीम की खेती होती है ना, ये होता है भाई साहब अफीम, इस तरह से खेती होती है इसकी, ये अफीम नशा करने के लिए यूज होता है, तो ये दवाई बनाने के लिए भी यूज होता है वैसे, लेकिन लोग इसे नशा करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये अवैध तरीके से कल्टीवेशन अधिक बढ़ गया 37% अफगानिस्तान में 2020 के दौरान। 85% ग्लोबल जो ओपियम प्रोडक्शन होता है वो अफगानिस्तान में होता है भाई साहब, लास्ट ईयर 85% पूरे वर्ल्ड का। तो अफगानिस्तान क्या स्पेशलाइज्ड यूनिट है कुछ जो काम कर रही हैं ओवर द ईयर, वो अरेस्ट करती हैं लोगों को जो इलीगल तरीके से ओपियम कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर भी अफगानिस्तान एक तरह से मैथमफेटामाइन का भी सोर्स बन चुका है, मेजर सोर्स। ये मैथमफेटामाइन देखो एक ड्रग होती है, ये और दवाइयाँ वगैरह बनाने में यूज होता है, ये ओपियम से निकलता है मैथमफेटामाइन। जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2021 की, उसमें यह कहना है कि लगभग 275 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, लगभग 27.5 करोड़ 27.5 करोड़ पीपल ड्रग ग्लोबली लास्ट ईयर यूज किया है। उनमें से 36 मिलियन यानी कि 3.6 करोड़ पीपल ऐसे हैं जिनको ड्रग यूज डिसऑर्डर हो चुका है, यानी कि वो ड्रग लेते लेते हैं भाई साहब, आदत हो गई है, लत लग गई है।
और जो कैनाबीज का यूज है, कैनाबी मतलब भांग या धतूरा, उसका यूज भी पेंडेमिक के दौरान लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 की वजह से लोग घरों पर रहे, भाई साहब भांग पी के पड़े रहे, तो ये भांग का और ज़्यादा यूज बढ़ गया है, जो नॉन मेडिकल यूज के लिए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में ज़्यादा ये सेम पीरियड में ज़्यादा बढ़ गया है। लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट्स ऐसा है कि 15 से लेकर 64 साल के बीच में जो लोग हैं, ये कम से कम 5.5 5.5% लोग ऐसे हैं कम से कम अपने लाइफ टाइम में पिछले साल में एक बार एटलीस्ट वंस उन्होंने ड्रग का यूज किया है। और 11 मिलियन पीपल ग्लोबली, ऐसा एस्टिमेट है, वो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग लेते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं भाई साहब, उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी बीमारी हो जाती है। ये हेपेटाइटिस बी है, जो इंजेक्शन मान लो एक आदमी ने लगाया, 4 लोग हैं नशे कर रहे हैं, एक इंजेक्शन अपने आप पे लगाया, फिर दोबारा ड्रग भरा उसमें, और फिर दूसरे आदमी ने उसी इंजेक्शन से लगा दिया, तो ऐसे क्या हेपेटाइटिस सी के रोग बढ़ जाते हैं। इस तरह से HIV एड्स भी बढ़ सकता है भाई साहब। जो ओपोइड है यानी कि ओपियम, इससे सबसे ज़्यादा ड्रग, ये ड्रग से जो बीमारी होती है सबसे ज़्यादा वो ओपियम है, इसकी वजह से बीमारी जो हो रही है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया है ड्रग को रोकने के लिए? देखो ड्रग को, हमारे देश में ड्रग का जो क्या है इसलिए है क्योंकि देखो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं लगभग, हम, हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। क्या है, यहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान से ये पंजाब राजस्थान वाला, ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है आते हैं, ये ड्रग सप्लाई करते हैं इलीगल तरीके से, यहाँ पे नशे के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और देखो इसको ना ये भी बोलते हैं क्राइसेंट, ये जो वाला रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान, इसको बोलते हैं गोल्डन क्राइसेंट, ये गोल्डन क्राइसेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, CRESCENT, क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट। और ये है गोल्डन ट्रायंगल, ये म्यांमार थाईलैंड और ये लाओस है, जो इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे भी अफीम की खेती बहुत होती है। तो दोनों तरफ से ना ये इलीगल तरीके से सप्लाई होती है इंडिया में, इसलिए ड्रग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंडिया में, तो ये भी एक कारण है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट अब इसमें है रिपोर्ट में कि रिपोर्ट में क्या इंडिया ने जो स्टेप लिए हैं नशे को रोकने के लिए। एक देखो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन 15 अगस्त 2020 में चलाया था, 272 डिस्ट्रिक्ट जिनमें ज़्यादा ड्रग यूज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने देखो जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये 2018 से 25 तक के लिए चला रखा है, ड्रग्स को यूज रोकने के लिए। एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया 2016 में इंडिया ने। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये एक फंड बनाया, इसमें क्या है खर्चा किया जाता है कि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, जिनको लत लग चुकी है, एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी ड्रग छुड़ाई जाती है, नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, और उन्हें पैसा दिया जाता है, स्किल दी जाती है कि भाई साहब आप अपना जीवन यापन कमा के करो, नशे से मुक्त रहो। ये नोट करके रखना। देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को ड्रग अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग डे, यानी कि डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट डे डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि 26 जून को हर साल नशा मुक्त भारत की, मतलब नशा मुक्त वर्ल्ड की तरह ये डे मनाया जाता है कि इलिसिट ट्रैफिकिंग, अवैध तरीके से जो ये ट्रैफिकिंग होती है, सप्लाई होती है ड्रग की, उसको रोकना और ड्रग अब्यूज को रोकना, इस उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो इफेक्ट स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो रिसेंट डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो मंत्रालय है, कि इसमें जो MSME है लगभग 23,948 MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उन्होंने ये रजिस्टर किया है कि ये इन्होंने जीरो इफेक्ट की जो स्कीम के अंदर ये प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया, ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या जानेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 2016 में ये स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी और कम से कम पॉल्यूशन हो, कि जो प्रोडक्ट है इन कंपनियों का, छोटी कंपनियों का प्रोडक्ट भी अच्छा हो और क्वालिटी अच्छी हो और पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंट में उसकी वजह से कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें नई से नई ताकि पॉल्यूशन कम हो। यानी कि जीरो इफेक्ट ये प्रिंसिपल है जिसके जरिए इंडिया एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहता है MSME के द्वारा। जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि उनमें कोई डिफेक्ट ना हो, यानी कि कोई कमी ना हो, उनको प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का हो, सारे रूल अप्लाई किए हों, जीरो वेस्ट निकले उनसे। जीरो इफेक्ट का मतलब यह है कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े उनके प्रोडक्ट से, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट ना हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज में वेस्टेज होती है वो जीरो हो, जो जीरो
वेस्ट, ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे दिया जाता है? देखो 50 पैरामीटर होते हैं, 50 पैरामीटर हैं, लगभग 50 पैरामीटर देखते हैं कि ये इनको लागू कर रही है, कोई कंपनी नहीं कर रही, और एडिशनल 25 पैरामीटर और हैं, इनको लागू करती है, जिसके जरिए ये हर एक कंपनी को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हाँ कि इसका जो प्रोडक्ट है वो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का है और ये स्कीम लागू कर रही है कंपनी। तब ये स्कीम के जरिए ये पैरामीटर देखते हैं और ये सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी कंपनी को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टारगेट क्या है? टारगेट देखो यही है कि एमएसएमई का जो क्या है क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और उनसे पॉल्यूशन ना हो, और इनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा, इससे क्या है फिर ये मेक इन इंडिया का जो हमारा कैंपेन है उसको भी सपोर्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, बाहर निर्यात करेंगे, दूसरे देशों को बेच सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जो स्कीम को लागू करती है, वो कौन सी एजेंसी है? वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे देखो यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये इसको इंप्लीमेंट करती है, इसको नेशनल लेवल पे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देखो एक रजिस्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, उसके अंदर ये रजिस्टर है। इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, वो खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो एमएसएमई है इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, योगदान देती हैं एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग, और उनसे 48% एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई के जरिए होता है। जो छोटे लघु उद्योग, ये छोटी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, 48% माल हम इनका ही बेचते हैं बाहर, और जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं वो भी ये ज़्यादा देती हैं, लगभग 110 मिलियन पीपल को रोजगार देती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं। और एमएसएमई क्या है हमारी इकोनॉमी में, एक तरह से रूरल इकोनॉमी को भी प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। तो यही थे आज के टॉपिक बस।